That's Mike, जनता जर्नलिस्ट। पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल संघर्ष के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान ने भारत को अभूतपूर्व ऊर्जा संकट की चपेट में डाल दिया है। देश भर में बिजली कटौती, एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत, सीएनजी की कमी और ईंधन मूल्यों में उछाल ने आम आदमी से लेकर उद्योगों तक सबको परेशान कर दिया है। यह संकट केवल भू राजनीतिक झटका नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक कमजोरियों का परिणाम है, जहां ऊर्जा मांग आपूर्ति से कहीं अधिक हो चुकी है। इस संकट की जड़ें गहरी हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 88% कच्चा तेल आयात पर निर्भर है, जिसमें से अधिकांश हिस्सा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। ईरान से जुड़े संघर्ष ने इस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे कतर और अबू धाबी जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं ने शिपमेंट कम कर दिए। पेट्रोनेट एलएनजी जैसी कंपनियों को फोर्स मेजर घोषित करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक गैस और एलपीजी की तत्काल कमी हो गई। वैश्विक तेल कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर गई हैं और हर $10 की बढ़ोतरी से भारत का आयात बिल 13 से 14 लाख अरब बढ़ जाता है। इसके अलावा कोयला उत्पादन में भी गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कोयला उत्पादन 3.6% घट गया, जबकि खपत में 2.1% की कमी दर्ज की गई है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड जैसे प्रमुख उत्पादकों में भारी कमी आई, जिससे थर्मल पावर प्लांट्स प्रभावित हुए। घरेलू मोर्चों पर मांग में तेज उछाल ने संकट को और गहरा दिया है। असामान्य रूप से शुरुआती गर्मी की लहरों ने एयर कंडीशनिंग और कूलिंग के लिए बिजली की मांग बढ़ा दी, जबकि औद्योगिक विकास ने ऊर्जा खपत को चरम पर पहुंचा दिया। उद्योग कुल बिजली उपयोग का लगभग आधा हिस्सा लेते हैं और राजस्थान जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा अधिशेष होने के बावजूद कमजोर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यह बिजली अन्य घाटे वाले क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रही। नवंबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 253.96 गीगावाट हो चुकी थी, जिसमें सौर 132.85 गीगावाट है। लेकिन स्टोरेज की कमी और ग्रिड बाधाओं से कर्टेलमेंट हो रहा है। दिन के समय सूर्य की रोशनी चरम पर होती है, लेकिन पीक डिमांड रात में आती है, जिससे सोलर पावर बर्बाद हो रही है। इस संकट के प्रभाव व्यापक और विनाशकारी है। मुंबई जैसे महानगरों में 20% होटल और रेस्तरां बंद हो चुके हैं, जबकि मोरबी के 170 कारखानों के बंद होने से 1 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। जीडीपी ग्रोथ पर 0.15 से 0.4% का नकारात्मक असर पड़ सकता है और चरम स्थिति में यह 2% से अधिक गिर सकती है। महंगाई में 0.3 से 0.5% तक की वृद्धि हो रही है, क्योंकि ऊर्जा मूल्य, उत्पादन और परिवहन लागत बढ़ रहे हैं। कृषि क्षेत्र खतरे में है, जहां उर्वरक प्लांट्स को केवल 70% गैस मिल रही है, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है और खाद्य कीमतें चढ़ सकती हैं। शहरों में सीएनजी की कमी से ऑटो रिक्शा 30% कम हो गए, लंबी कतारें लग रही हैं। एलपीजी सिलेंडर ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बिक रहे हैं, जिससे 33 करोड़ परिवार प्रभावित हैं, खासकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी। विमानन क्षेत्र में एटीएफ महंगा होने से हवाई किराए बढ़ने की आशंका है। राज्य में बिजली कटौती आम हो गई है, उद्योग उत्पादन ठप हो रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है। The most important energy crisis which is happening in this country. So while he raising this, he made a serious remarks that our petroleum ministry is completely compromised. That is what he mentioned with the evidence. He want to mention it with evidence that he will tell to the people. If nobody can stop Rahul Gandhi for saying truth, that he will tell to the people. Hardeep Puri is saying that everything is available. It's if you call about diesel, CNG. You go through the streets of Delhi. You can witness how much people are suffering. You people will not show. We know that. The entire media will not going to show it. But the people know about it. Social media is doing that. How much suffering is there for people? Then he is telling nothing is there, everything is okay. If you people are satisfied, okay. But the country is not satisfied. सरकार ने तत्काल कदम उठाए हैं।
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश 2026 जारी किया गया, जिसमें घरेलू पीएनजी, सीएनजी, परिवहन और एलपीजी उत्पादन को पूर्ण प्राथमिकता दी गई। उद्योगों को 80% और उर्वरक प्लांट्स को 70% आपूर्ति सीमित कर दी गई। जमाखोरी रोकने के लिए सिलेंडर बुकिंग में 25 दिनों का अंतराल अनिवार्य किया गया। मेंबर्स ऑफ द मीडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर्स का मैं स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि वेस्ट एशिया में चल रहे डेवलपमेंट के संदर्भ में भारत सरकार स्थिति पर लगातार नज़र बनाए रखे हुए है। अब मैं सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जॉइंट सेक्रेटरी सुश्री सुजाता शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे एनर्जी सिक्योरिटी और एलपीजी सप्लाई से जुड़े विभिन्न एस्पेक्ट्स पर जानकारी दें। नमस्कार। हमारी क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है। रिफाइनरीज उच्चतम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 40%। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और पेट्रोल पंप्स पर एडिक्वेट स्टॉक्स पेट्रोल और डीजल के अवेलेबल हैं। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं, पीएनजी और सीएनजी फॉर ट्रांसपोर्ट 100% विदाउट एनी कट कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराया जा रहा है। इसी संदर्भ में आप सबके द्वारा हम लोगों की एक अपील है कि जहाँ पर भी एलपीजी कंज्यूमर्स, कमर्शियल कंज्यूमर्स पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं और वहाँ पर सीजीडी नेटवर्क अवेलेबल है, वहाँ पर उन सभी लोगों से प्रार्थना है कि वो शिफ्ट हों। इसके अलावा पीएनजीआरबी ने भी एक सभी सीजीडी कंपनीज को डायरेक्शन दिया है कि एप्लीकेशन सबमिशन और कमेंसमेंट ऑफ गैस के बीच का जो टाइम है उसको मिनिमम किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल भारत सरकार ने भी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक लेटर लिखा। आपूर्ति विविधीकरण पर जोर दिया गया। अल्जीरिया, नॉर्वे, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से तेल गैस मंगाई जा रही है जो केप ऑफ गुड होप मार्ग से आ रही है। रूस से तेल आयात बढ़ाया गया। पश्चिमी प्रतिबंधों में छूट मिली। घरेलू रिफाइनरियों को अधिकतम क्षमता पर चलाने का आदेश दिया गया, जिससे एलपीजी उत्पादन 10% बढ़ा। कोयला भंडार रिकॉर्ड 210 मिलियन टन है, जो 88 दिनों के लिए पर्याप्त है और पावर प्लांट्स में 54 मिलियन टन स्टॉक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं और ऑल पार्टी मीटिंग में स्थिति स्पष्ट की गई। से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं उनको और गति दे रहा है। सभापति जी, कोई भी संकट हो वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। भविष्य के लिए लंबी अवधि के उपाय आवश्यक हैं। रणनीतिक भंडार बनाना पहली प्राथमिकता है। पेट्रोलियम भंडार 10 दिनों से 90 दिनों तक ले जाना और गैस भंडार बनाना। मिशन समुद्र मंथन के तहत अपतटीय अन्वेषण तेज करना। थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करना। नवीकरणीय ऊर्जा में बैटरी स्टोरेज और पंप्ड हाइड्रो पर निवेश। ग्रिड मजबूत करना ताकि राजस्थान का
अधिशेष अन्य राज्यों तक पहुंचे। हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देकर उर्वरक और स्टील क्षेत्रों में आयात निर्भरता कम करना, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना, रूस, अफ्रीका, अमेरिका और लैटिन अमेरिका से आयात, ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा कुशल उपकरण और शहरी नियोजन से मांग घटाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाकर निवेश आकर्षित करना। जनवरी 2026 तक स्थापित करना 520 गीगावाट हो चुकी है, जिसमें नवीकरणीय का 75% योगदान है, लेकिन इसे प्रभावी बनाना होगा। यह संकट भारत के लिए सबक है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता अब जरूरी हो गई है। पश्चिम एशिया संघर्ष केवल ट्रिगर है, मुख्य समस्या आयात निर्भरता, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और अपर्याप्त स्टोरेज है। यदि समय रहते सुधार नहीं हुए तो आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। सरकार के तात्कालिक कदम संकट को टाल रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान नवीकरणीय ऊर्जा, विविध आपूर्ति और मजबूत भंडारण पर निर्भर है। देश की 140 करोड़ जनता की भलाई के लिए ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा, ताकि भविष्य के झटके सह सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए अब ठोस कदम उठाने का समय है। जनता जर्नलिस्ट में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.